हाँ अच्छा, तो ये नमूने आते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, कल की क्लास देखिए आप लोगों ने, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, जो आज पहली क्लास है जिसकी भाई आपने ऑनलाइन वाले, आप बताओ भाई कल कौन नहीं था? पहले तो उसको मुर्गा बनाओ। चलो भाई, अच्छा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो जिसने क्लास नहीं देखी, बेटा पहली क्लास काइंडली रिकॉर्डिंग में जरूर देख लीजिएगा, क्यों हमने कुछ बेसिक लर्निंग कल भी की थी। आज हम इंशाल्लाह काफी कुछ सीखेंगे, मगर उससे पहले कल जो सीखा था उसको करेंगे रिवाइज। कल सबसे पहली बात हमने सीखी थी बीवी की बुराई कैसे की जाए, राइट। मैं कल बोला था बेटा हर क्लास में बुराई करूंगा, वहां कुछ कर नहीं सकते तो भाई वहां तो भाई बेस्ट लाइफ के तरीका याद रखना, दो उसूल बता रहा हूं बस जिंदगी की खुशी का। अल्हम्दुलिल्लाह लग नहीं रहा कि मैं यंग हूँ, कमिश्नर बन गया हूँ 20 ग्रेड में भी, फिर भी यंग। लोग कहते हैं खुशी का राज क्या है, मैं कहता हूँ जी दो लोगों को बस राजी कर लो, दुनिया बेशक कुछ भी करे सुकून से रहोगे, एक बॉस और एक बीवी, और दोनों ऑलवेज करेक्ट होते हैं, सुन लो। बहस ही नहीं करते उनसे हम लोग, जब बहस नहीं करते तो खुशियां ही खुशियां हैं, ठीक है। तो बेटा वो तो एक हमने सीखी थी कि कैसे बुराई होती है, वो करते रहेंगे। अब हम आते हैं दूसरा लर्निंग की तरफ। इफ यू रिमेंबर, टेक्स्ट को हमने डिफाइन किया था, करेक्ट किया था टेक्स्ट को डिफाइन, कितने पॉइंट्स थे? शाबाश, पॉइंट नंबर 1, कंपलसरी, कंपल्शन का होना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी बताओ, डोनेशन में ऑप्शन है कि कंपल्शन? मैं डोनेशन किसी को दूं या, अच्छा कोई क्या ये हो सकता है ईदी फाउंडेशन से या किसी और डोनेशन से गन लेके दरवाजे पे आ जाए डोनेशन दो, या इशारा करे साइड में टीटी हो देख डोनेशन, ये लो। अच्छा टीटी तारीफ तो नहीं यार वो, तो भाई देख डोनेशन, हम कहेंगे ये डोनेशन नहीं है यार, ये चीटिंग है, खेल हम नहीं खेलेंगे। डोनेशन जो होता है ऑप्शनल होता है, तो टैक्स इज नॉट ऑप्शनल, टैक्स इज व्हाट। तो इसीलिए इसका हमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था, 3 लफ्ज इस्तेमाल किए थे, क्या? कंपल्सरी, वाई फाइनेंशियल, मॉनेटरी, चार्ज यानी पे करना पड़ेगा, इम्पोज हो गया, राइट। ओके नेक्स्ट नंबर 2, ओके 3, 4, 5। अच्छा ये याद रखिएगा कि पॉइंट नंबर 5 इसेंशियल डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। पॉइंट नंबर 5 का मेंशन करना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, मगर वो इसेंशियल कैरेक्टर नहीं है। 4 तक भी रुक जाओगे तो टेक्स्ट की डेफिनेशन कंप्लीट है। मगर ऑब्वियसली टेक्स्ट क्यों लिया जाता है? गवर्नमेंट को फंड करने के लिए, इस वजह से ये पॉइंट पे हमने जिक्र किया, राइट। अब ये लर्निंग हमने की थी, और भी कुछ सीखा था, बट दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने कल सीखी थी। आज हम उससे आगे जा रहे हैं, ठीक है। इफ यू रिमेंबर लास्ट स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई थी पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, वो ये थी। और कुछ हमने और भी पढ़ा था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारा लॉ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो प्रोफेशनली हम यूज करते हैं, वो आज लाया भी हूं। दिस इज द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हम आपस में ऑफिस में लड़ते हैं ना, तो इससे दूर रहते हैं। ये क्योंकि किसी ने उठा के मारा तो बंदा गया, ठीक है, ये इतना हैवी है। ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब आपको पता है ना, इस इतनी किताब, ये किताब है पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, का कानून है तुम्हारा, राइट। ऐसा ही फिर सेल्स टैक्स का है, वो थोड़ा सा इससे छोटा है, थोड़ा सा। मतलब इसको मारेंगे तो बंदा इन्ना लिल्ला होगा, उससे मारेंगे तो जख्मी होगा, इतना फर्क होता है। तो ये है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो मुझे आपको पढ़ाना है। आए के अपने इससे सिलेबस में रखा है, अपनी बुक तो दी है, मगर बुनियादी तौर पे ये है आपको पढ़ना। अब आपको पता है होता क्या है टैक्स में प्रॉब्लम क्या होता है? ऑनलाइन बेटा आवाज सब ठीक है, काइंडली कंफर्म करते रहो। देखो प्रॉब्लम पता है टैक्स में क्या होता है, टैक्स एक लीगल सब्जेक्ट है भाईजान। लीगल सब्जेक्ट में कल मैंने कहा था एक चीज याद रखना, पेपर पास करना है तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना पड़ेगा तुम्हें। किस चीज में? कैलकुलेशन में भी एक्यूरेसी और डिस्क्रिप्शन में भी एक्यूरेसी। कैलकुलेट कर देंगे तो जो लॉ ने हमें बताया वे वो ट्रीटमेंट देंगे। यहां कोई मैथमेटिक्स नहीं है, यहां कोई एल्गोरिथम नहीं है, सिंपल सी टेक्स्ट ट्रीटमेंट से। टेक्स्ट ट्रीटमेंट याद होगी, बाकी माइनस प्लस से, मल्टीप्लीकेशन से। टेक्स्ट कैलकुलेशन तो है, मगर उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है ना, वो लॉ है।
ये उसको रेगुलेट करता है कि ये कैलकुलेशन ऐसे करोगे। तो टैक्स ट्रीटमेंट्स याद करना बहुत जरूरी है। टैक्स का एक बड़ा हिस्सा टैक्स का बड़ा हिस्सा अगर क्लास में ही तुम अटेंटिव होगे तो मैं याद करा दूंगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बेस्ड इसका हिस्सा है वो टैक्स ट्रीटमेंट्स पे है कि इसके साथ क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हिस्सा ऐड करेंगे, तो इस किस्म की बातें होंगी, राइट। अब एक बात सुनो, अगर तुम अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज लाओगे और टैक्स कैलकुलेशन करने के बजाय इनकम को इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक कैलकुलेट करने के बजाय अकाउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं अकाउंटिंग का पेपर चेक कर रहा हूं या, तो फिर वो जब उसको समझ नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, समझ नहीं आएगी तो वो तुम्हें क्या करेगा। ऑब्वियसली बात है, टैक्स में अकाउंटिंग थोड़ी लिखते हैं, बच्चा ना ऐसे कॉन्फिडेंस से निकलता है कॉल, सर मेरिट, सर बस मेरिट, सर आप बस पोस्ट बनाने के लिए तैयारी कर लें, मेरिट आ रहा है आपके भाई का, बच्चा फेल। एक बच्चे ने, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली मजाक नहीं कर रहा ये, मैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मैंने पूछा यार तेरा क्या हुआ, सर चांस है मेरिट का। शाबाश, तेरे में उम्मीद थी, तू ही वो मेरा बच्चा है जो नाम रोशन करेगा। आपको पता है, और ये मजाक, मेरा दिल करता है उसको सामने लाके खड़ा करूं इधर तुम लोगों के, बट मजबूरी है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फेल हो गया। अच्छा जब फेल हुआ ना, यकीन कर लो मुझे यकीन नहीं आया कि ये बच्चा फेल हो सकता है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप काम करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। कहते सर क्या आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपको आता है वो मुझे आता है। सर आपका भाई जो है ना वो कोई तैयारी छोड़ी नहीं थी, मुझे आईकेप ही गलत है। मैंने कहा चलो आईकेप वाकई गलत है, उस पर सुइसाइड हमला करने से पहले एक दफा मेरे पास तो आ जाओ। वो सुइसाइड करेंगे मगर उसमें हमला करेंगे, आईकेप को गिराएंगे, बट मेरे पास तो आ। मगर एक बात सुन, मैं उस वक्त तक तुम्हारी बीमारी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता जब तक के पेपर मेरे सामने ना हो। तो जो कुछ तुम्हें याद है उसके हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर और मेरे पास ला। और वो पेपर पे नहीं रजिस्टर पे लाओगे, रजिस्टर लो ना, रजिस्टर लो बेटा, उसको लिख के आओ। अब मुझे पता है ना डॉक्टर हूं, तो मुझे बीमारी का पता था क्या हो सकता है, आया। मैं तुम्हें बखुदा बता रहा हूं, हल्फिया बता रहा हूं, मजाक नहीं, मेरा दिल कर रहा था मैं उसको सबके सामने शक्ल पे लानत दूं कि ये पेपर किया है तूने, इस पेपर पे तो 2 थप्पड़ बनते हैं, मतलब पेपर फेल। मैंने कहा यार आईकेप ने कितने नंबर दिए तुझे, सर 42। मैंने कहा 4 नंबर के लायक नहीं है तू। सर ये कैसे, यकीन करना उसकी प्रेजेंटेशन तो दूर की बात है, पेपर यानी मैं हैरान हूं कि जिसकी नॉलेज को रैंक करता हूं एज आउटस्टैंडिंग, उसकी प्रेजेंटेशन पे शक्ल पे लानत में देना। तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ समझना और याद करना नहीं है। पेपर पास करना एक आर्ट है, एक आर्ट है। जिस बच्चे को ये आर्ट आ जाता है ना वो स्ट्रेट पास करता है। तो मैं आज पता चला होगा कि सिर्फ पढ़ना सब कुछ नहीं है, पढ़ना इज हाफ द बैटल, द अदर बैटल इज पेपर टेक्निक्स, प्रेजेंट कैसे करते हैं उस नॉलेज को, ट्रीटमेंट क्या होती है। तो अब इस कानून में किसी चीज के लिए लिखा है घोड़ा, हॉर्स लिखा होगा ना किसी सेक्शन में, सपोज कर लो सेक्शन 420, ये 420 सेक्शन सपोज डील करता है घोड़े से। आपने टीचर ने कहा कि मैं जी बच्चे के लिए काम आसान करूंगा, भाई भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करे ना, ऐसे अगर जो लिखा है वही पढ़ा दिया तो क्या हो गया। मैंने आपके लिए आसान करने के लिए बोला एनिमल, जानवर, कमाल हो गया जी, साहब की जो है ना वैल्यू एडिशन हो गई। क्या लिखा था कानून में, क्या लिखा था घोड़ा, मैंने क्या बोला, गलत तो नहीं बोला ना। अब तुम लोगों ने पेपर में जाके कहा सर ने एनिमल बोला था, तो गधा भी तो एनिमल है, लिख गधा। अब जिसको कानून ने घोड़ा बनाया, पेपर में तुमने उसे गधा बना दिया, एग्जामिनर किसे गधा बनाएगा। अब सोच लो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस सब्जेक्ट का। 2 प्रॉब्लम होती हैं, एक नॉलेज होने के बावजूद फेल होना, 2 मेहनत के बावजूद फेल होना। इसका मतलब इस पेपर को यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। देयर आर सर्टेन स्किल्स जो थोड़ी मेहनत तलब है। वो मेहनत क्या है आपकी, नंबर 1
पेपर के लिए जो रिक्वायर्ड टेक्निक्स हैं वो पता होना और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना। सिर्फ नॉलेज नहीं, पेपर कैसे लिखे, एक्यूरेसी, और दूसरा मैंने क्या कहा, एक्यूरेट होना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, राइट। तो बेटा इस चीज को याद रखना, मेरी इन चीजों को जो शुरू में मैं बता रहा हूं। हमने कहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक लॉ जो डील करता है किससे, इनकम टैक्सेशन से। इसी तरह सेल्स टैक्स से क्या डील करता है, सेल्स टैक्स से क्या 90 राइट। ये दो लॉज हैं जो हम पढ़ेंगे, राइट। बाकी जिसने क्लास नहीं अटेंड की पहले क्लास जरूर देखें। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब हम खोलते हैं इस कानून को, तो इनकम टैक्स लॉ, ये बुक लॉ में करने पार्लियामेंट ने, ये याद है ना, लॉ कौन बनाता है, इनफोर्स कौन करता है, और डिस्प्यूट हो जाए तो इंटरप्रिटेशन। ये पहली क्लास की बातें सारी, ये फाउंडेशन बन चुकी है तुम्हारी। इसे किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट बनाता है, ये तो ऑर्डिनेंस है, नाम का ऑर्डिनेंस है, ये काम का एक्ट है। ये मैंने कल मेंशन किया था। तो ये भी एक्ट है, परमानेंट लॉ है। इसको जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले आता है चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर्स। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस में सब डिवाइड किया गया है बताओ, चैप्टर्स में। ओके, चैप्टर्स को फिर फर्दर देखता हूं तो चैप्टर 3 पार्ट 1, तो चैप्टर किस में सब डिवाइड हो गए, पार्ट्स में हो गए। फिर पार्ट्स को देखता हूं तो किस में सब डिवाइडेड है, डिविजन्स में। फिर किस में सब डिवाइडेड है। अब ये टेंशन नहीं लेनी तुमने, क्योंकि हम इस पूरी क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक चीज से डील करेंगे और वो सेक्शन से। वी आर नॉट इवन सपोज टू रिमेंबर कि जी चैप्टर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डिविजन्स होती हैं, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस। और मजे की बात बताऊं, इवन यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द नंबर ऑफ सेक्शन। इवन यू आर नॉट सपोज, आईकेप की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेक्शन 1 में ये लिखा है, या सेक्शन 4 में ये लिखा है, या सेक्शन 12 में ये लिखा है। सेक्शन पता होना या उसका नंबर याद होना रिक्वायरमेंट आईकेप की नहीं है, मगर उसमें क्या लिखा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। मगर फिर भी चूंकि लॉ है तो हमें बार बार रेफर करना पड़ेगा किस चीज को, सेक्शंस को, राइट। किसे, सेक्शंस को। अब ये चूंकि कुछ देखो ना, मैं जब तक तुम्हारे हाथ में टूल्स नहीं दूंगा काम नहीं करोगे। ये लीगल टूल्स क्रिएट कर रहा हूं पहले आज, ठीक है। तो हमारा वास्ता किससे पड़ेगा बेटा, सेक्शन से पड़ेगा। मगर सेक्शंस को फिर यहां से जो सब क्लासिफिकेशन है ये आपको समझनी पड़ेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेक्शंस को लिखा कैसे जाता है, 1 2 3 विदाउट ब्रैकेट्स, यानी अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं ये। उसके बाद अगर उन्हीं को ब्रैकेट्स में अगर कवर कर दें तो क्या बन जाता है, और अगर अल्फाबेट स्मॉल को ब्रैकेट में बंद कर दें तो क्या बन जाता है, और अगर ये जो रोमन न्यूमेरिकल से स्मॉल के इसे ब्रैकेट में बंद कर दें तो क्या होगा। अब आपको पता है रेफरेंस पर्पस के लिए जब हम बात करते हैं तो कैसे कहते हैं, ऐसे नहीं कहते कि सेक्शन फलाना, सबसेक्शन फलाना, क्लॉज फलाना, सब ऐसे नहीं कहते, उलट होता है। क्या, सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब क्लॉज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1, ऐसे बात की जाती है। ये बात समझ आ गई आपको, समझ आ गई तो करके दिखाओ। चलो भाई ऑनलाइन वालों, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही का एक पेज है, मुझे तुम इसका रेफरेंस पढ़ के बताओ, क्या बोलोगे इसके रेफरेंस को। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन, शाबाश। यानी ये ऐसी चीज है जो आईकेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाईजान चिल, नो टेंशन, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह ना मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें पढ़ना है, मगर एक चीज मैं चाहता हूं कि कम से कम तुम्हें अगर ये चीज समझ आ गई और तूने आईकेप के पेपर में सही लिख लिया, सही याद रखना, आईकेप का पेपर बनाने वाला बंदा अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसका रोज का वास्ता इससे पड़ता है, रोज। और हम प्रोफेशनल लोग पता है क्या करते हैं, हर जगह मेमोराइज भी होता है तभी किताब खोलते हैं, तो हमें चीजें फिंगर टिप्स पे याद होती हैं। तो आपका एग्जामिनर पता है क्या करता है, उसको एक एक चीज याद होती है। ऐसा ना हो कि तुम कहो उसको क्या पता, लिख दे कोई सेक्शन और तुमने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 715 और असल में सेक्शन थे ही 412, तो तुम ऐसे नहीं करना। ब्लफ खेलना
मगर टैक्स में नहीं। तो टैक्स में याद रखना, अगर किसी को सेक्शन सबसेक्शन जो कॉमन है याद आ गए, लिख लिया ना बेटा तूने सेक्शन का रेफरेंस, तो आपको फिर ग्रेस मिलेगा। ग्रेस पता है कहां मिलता है? जहां 19-20 का फर्क होता है। एग्जामिनर कहता है अच्छा बच्चा है यार, 19 नहीं 20 कर। तो ये जो ग्रेस लाने के लिए ना, ये मैं सिखाता हूं, पेपर पास करने के लिए नहीं। पेपर पास करने की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टेंशन ना लो। मुझे दोबारा बताएं बेटा, सेक्शन कैसे डिवाइडेड है? सेक्शन किस में डिवाइडेड है? और सब सेक्शन और क्लॉजेस। बस ठीक है, आगे बढ़ जाओ और आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। अब ये लिखना पड़ेगा आपको, स्लाइड तो मिल जाएगी तुम्हें और मोदी को गालियां भी देंगे, याद रखना। मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है भाई। लिखो आपको ना, ओके बच्चों, ऑनलाइन वाले अब बताओ भाई, कैमरा चल रहा है? यस, हाँ जी बेटा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि अभी अभी हमने कहा कि हम चैप्टर, डिविजन, पार्ट्स, इसको रेफर, तो किसे रेफर करेंगे? किसे? सेक्शंस को। ओके, सेक्शंस की कितनी किस्में? 2। अब ये सिर्फ इस कानून के लिए नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए नहीं, सेल्स टैक्स एक्ट के लिए भी, बल्कि सेल्स टैक्स एक्ट क्या, पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी भी टैक्स लॉ में, किसी भी टैक्स लॉ में सेक्शंस की जब बात की जाती है तो 2 किस्म के होते हैं। बताओ कितने किस्म के? लिखो भाई, पहली किस्म या टाइप 1 कहलाता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या कहलाता है? चार्जिंग सेक्शन। हालांकि स्लाइड मिल जाएगी तब भी लिखो, कल कहा था ना लिखवाऊंगा, लिखवा के मारूंगा, बता रहा हूं, क्योंकि लिखोगे तो सीखोगे। चार्जिंग सेक्शन, सर जी ये चार्जिंग सेक्शन क्या है? आपको टैक्स की डेफिनेशन का पहला फीचर याद है? बताओ जी, पहला फीचर क्या है टैक्स की डेफिनेशन का? 3 लफ्ज से ना, क्या? कंपल्सरी। तीसरा वर्ड क्या है? चार्ज। चार्जिंग सेक्शन, ये वो सेक्शन है जो टैक्स को चार्ज करता है। सिंपल पास में बोले तो इंपोज करता है। ये वो सेक्शन है जो टैक्स इंपोज करता है। अब अगर आपको याद हो कि टैक्स इंपोज करने के लिए कोई लॉ होना जरूरी है, बगैर लॉ के टैक्स, इनकम टैक्स किस लॉ ने लगाया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मगर इसके भी किसी सेक्शन ने लगाया होगा ना, किसी सेक्शन में पढ़ेंगे ना। हाँ बता, किस पे टैक्स लगा? भाई इनकम टैक्स क्या सारी दुनिया पे, छोटे बच्चों पे भी है, हर किस्म के पे है, भिखारियों पे भी है, सब पे है? नहीं है? क्यों नहीं है? किस पे होगा? भाई जिसके पास इनकम तो हो, जिसके पास इनकम तो हो, और जिसके पास इनकम ही नहीं है उस पे किसका मतलब क्या है कि हमें ये पता होने के लिए कि किस पे टैक्स लगाया, कोई सेक्शन होगा, और उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? चार्जिंग सेक्शन। क्या कहते हैं उसको? चार्जिंग सेक्शन। क्या करता है बताओ, क्या करता है? टैक्स इंपोज करता है। चार्जिंग सेक्शन से हमें पता चलता है 3 चीजों का। कितनी चीजों का? लिखो 3 चीजें। नंबर 1 पता चलता है कि कौन सा टैक्स इंपोज हुआ, कौन सा, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, कौन सा टैक्स, कोई तो नाम होगा ना उस टैक्स का। पहले चीज चार्जिंग सेक्शन से हमें पता चलती है कौन सा टैक्स। ऑनलाइन वाले लिख रहे हो? कसम खाओ, पहले लिख रहे हो? लिखो बेटा, नंबर 1 क्या होगा? कौन सा टैक्स। अब हमने पढ़ा नहीं है, मगर आपका क्या ख्याल है इसमें कौन सा टैक्स लगा हुआ होगा? इनकम टैक्स। दूसरा सवाल जो हमें यहां से पता चलता है चार्जिंग सेक्शन से, किस पे लगा, कौन सा टैक्स किस पे लगा? किस पे? भाई बंदे पे, बिल्डिंग पे, प्रॉपर्टी पे, किसी पे तो टैक्स लगता है ना। तो दूसरी चीज हमें पता चलेगी कि किस पे टैक्स लगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी बिल्कुल तारिक दुनिया का उल्टा चश्मा। और मेरे बेटे
नहीं, इसी तरह करता है वो, जब कभी ये देखता है ना तो मेरा कहता है पापा उल्टा कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही है, वही देख रहे हैं बेटा। देखो पहली चीज क्या है, क्या सवाल का जवाब मिला, कौन सा। दूसरा क्या है, गुड गुड, किस पे, किस पे। और तीसरी बात सुनो कि किन कंडीशंस के साथ वो टैक्स लगा, किस कंडीशंस के साथ। क्या ब्लैंकेट था कि आते जाओ सर उड़ाते जाओ, या पूछ लो, नाम पूछो, पता पूछो, और पूछो कितना उसको तकलीफ देनी है, एक झटके से मारना है या स्लो मारना है, यानी कुछ पूछने के बाद। यानी कंडीशंस क्या हैं, चार्जिंग सेक्शन पहले बताओ है क्या, वो सेक्शन जो टैक्स इंपोज करता है, वो सेक्शन जो, और वो कितने काम बोलेगा, 3, कौन से, कौन सा टैक्स, किस पे टैक्स, किन कंडीशंस के साथ टैक्स। तो हमें सुन लो ये बात, जब भी कभी टैक्स लॉ से वास्ता पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे किसी बाहर मुल्क में जाओ, टैक्स लॉ से वास्ता पड़ेगा, पहली चीज क्या पूछोगे कि जी टैक्स का कानून कौन सा है, और उसमें एक सेक्शन ढूंढोगे कौन सा। पहली चीज क्या है, चार्जिंग सेक्शन देखना चाहिए, ताकि पता चले कि ये टैक्स किस पे है, मेरे पे है भी कि नहीं, मैं क्यों ऐसा टैक्स दूं। चार्जिंग सेक्शन से ही पता चलता है उसका स्कोप। ठीक है, आ जाओ भाई थोड़ा सा आगे। हमारे लॉ में, हमारा मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसमें चार्जिंग सेक्शन एक नहीं है, चार्जिंग सेक्शन एक नहीं है, कितने हैं, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 तक, मगर हमारा वास्ता सिर्फ सेक्शन 4 से पड़ेगा, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर सारे अभी पढ़ेंगे तो फाइनल में क्या पढ़ेंगे, उसके लिए भी कुछ बचाना चाहिए। यही कानून बगैर किसी चेंज के सीए फाइनल में पढ़ते हैं, आप सीफे 5 में पढ़ते हैं। इसका मतलब इसका सारा हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, हम अपने कैफ की हद तक पढ़ेंगे। तो हम जब भी चार्जिंग सेक्शन का जिक्र करेंगे, हम सबका नाम नहीं लेंगे, सिर्फ एक का नाम लेंगे, कौन सा, 4। आगे आ जाओ बच्चों, ये है चेक सेक्शन 4, ये है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1। जो अभी मैं थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा हूं, सब्र रखना, ये नहीं लिखना। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इसको पढ़ना चाहता है, तेज आवाज, नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ यार, क्या है इसमें, हाँ बोल। And the rates or rates specified in division 1 or group of part 1 of the first bill as the KPV on every person who has taxable income for the year। अच्छा अब देखें, ये है हमारा चार्जिंग सेक्शन सबसेक्शन 1, जो भाई ने बड़ी खूबसूरत आवाज में पढ़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे नॉवेल पढ़ी जाती है। इस तरह पढ़ने से इंशाल्लाह तुम टैक्स कभी भी नहीं सीखोगे। पता है क्यों, क्योंकि स्लोली पढ़ते, सब्र से, आराम आराम से। पता है लॉ कैसे पढ़ते हैं, ऐसे, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, क्या लिखा था, सब्जेक्ट टू दिस, सीरियस मजाक नहीं कर रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा, आराम आराम से। देखो इस कोर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, यू डोंट हैव टू स्टडी वाइड। आपको ऐसा नहीं करना कि जी मुझे टेक्स्ट पास करना है, इधर से किताबों के अंबार लग जाएं, इधर से किताबों के अंबार लग जाएं, फिर इतने बड़े अंबार के तेरे ऊपर गिर जाएं। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एक ही सोर्स यूज करेंगे बस। मगर उस सोर्स को, जो हमारा सोर्स होगा जिसको हम यूज करेंगे, याद रखना हम उसको शार्पनेस ऑफ माइंड और फोकस के साथ, उकाब 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 की नजर होती है, बड़ी गहरी होती है, फोकस्ड होती है। एक लफ्ज लिखा है, उस लफ्ज पे रुक जाएंगे, ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा है, तवज्जो, टोटल अटेंशन के साथ पढ़ो। बेशक 15 मिनट पढ़ के उठो और घूमो फिरो, मैसेजेस करो, व्हाट्सएप करो, जो करना है करो, इवन मुंह काला करो, जो करना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मगर याद रखना, जब 5 मिनट भी पढ़ने बैठो ना, तो ऐसा अटेंशन अनब्रेकेबल हो और तुम्हारा पेपर ना पास हो, मैं जिम्मेदार हूं। वो लॉ है जिसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बट टोटल अनब्रेकेबल अटेंशन से पढ़ना, उकाब की तरह अटेंशन ऐसा हो। अब कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इसकी भी कोई मीनिंग है, एमए नहीं लिखा लिखने वाले ने कि जी सस्पेंस क्रिएट करना था, सस्पेंस,
ठीक है ना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सस्पेंस, आजकल तो जीपीटी कमाल करता है यार। कभी भी आप बोर हो ना, चैट जीपीटी ओपन करो, उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कोई पैराग्राफ दो और बोलो क्रिएट सस्पेंस, ऐसा मजा आ रहा होता है यार। मतलब सच्ची बता रहा हूं यार, मुझे तो, मैं जब देख रहा होता हूं ना, तो मैं इतना फैसिनेटेड हूं इस टेक्नोलॉजी से, इस टेक्नोलॉजी से, कि आप यकीन कर लें कि अगर मेरा बस चले ना, तो मैं सबको पकड़ के कहूं कि यूज दिस टेक्नोलॉजी। क्योंकि पहले ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसे टाइम पे पहुंच जाओ कि मजबूरन आउट ऑफ मार्केट चले जाओ। तो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी जो कुछ मैं आगे बोलूंगा, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, ये दो वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। यानी जब भी ये तुम जुमले देखो, सब्जेक्ट फ्रेज देखो, तो समझ जाओ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी मेरी बात अधूरी है, मेरे कहने पे निकल के कोई फायर नहीं मार देना। बाद में पता चला यार बात तो अधूरी थी, सुना ही नहीं मैंने इसकी बात। तो कहता है जो कुछ इसमें लिखा है वो फाइनल पहले देख लो, जिसका मैं बता रहा हूं। किसको देख लो? पूरे ऑर्डिनेंस को देख लो। सब्जेक्ट दिस ऑर्डिनेंस का मतलब है इसको पूरा पढ़ने के बाद फैसला करना। इसका मतलब ये वाली जो बात है ना, ये क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अब सबसर्विएंट है, सबसर्विएंट टू दिस ऑर्डिनेंस है। पहले इसको पूरा पढ़ना, फिर नतीजा निकालना। देखो ये लीगल टूल्स कहलाते हैं, लीगल स्किल्स कहलाते हैं, जो अभी तुम्हारे डेवलप हो रहे हैं। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। ओके, आगे क्या नाम आ रहा है ऑनलाइन वालों, क्या नाम आ रहा है? इनकम टैक्स। तो पहले सवाल का जवाब मिला? 3 सवाल थे, 3 पॉइंट से, बताओ कौन से, कौन सा टैक्स? मिल गया जवाब, इनकम मिल गया। ओके, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, शैल बी व्हाट? इम्पोज्ड। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? शैल बी व्हाट? बन गया चार्जिंग सेक्शन, ये बन गया। इसी ने टैक्स लगाया है, इसी ने। यकीन कर लो कि इस पूरी किताब में अगर कभी लॉ मेकर, हम तो नहीं कर सकते, हमारा बस चले तो सिजर ले इसको काट के फेंक दें। किस किस पैरा को काटेंगे? इसको, क्योंकि ये जड़ है। टैक्स लगाया किसने? सेक्शन 4 सबसेक्शन। अगर उसी को खत्म कर दें तो गया टैक्स, कानून फसूल हो जाएगा, क्योंकि टैक्स ही खत्म हो जाएगा। मगर हम नहीं कर सकते। अगर बाय एनी रीजन लॉ मेकर इस सबसेक्शन को ओमिट कर दे, क्या कर दे? खत्म, ओमिट, कि इसको खत्म किया जा रहा है, ओमिट किया जा रहा है, बताएं इनकम टैक्स रहेगा कि खत्म होगा? एंटायर बिल्डिंग की जड़ में डायनामाइट रख दिया हमने, गिर गई, सारी गिर गई। इतना पावरफुल, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटायर कोर्स को इसी 3 लाइन से निकालना है। सारा कोर्स आपका ये 3 लाइनें हैं, इसी में से सब कुछ निकलेगा। कैसे? अभी देखो कौन सा टैक्स लगा। ओके, आगे बढ़ो। क्या है? शैल बी व्हाट? इम्पोर्ट। फिर क्या लिखा है? ओके, टैक्स ईयर, टैक्स ईयर, इसका मतलब एनुअल टैक्स है, एनुअल टैक्स है। आगे बढ़ो। 8 व्हाट? टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स कहां गिवन होंगे? डिवीजन 1 और 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। ये इसके एंड पे शेड्यूल्स होते हैं। चाहे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड होता है ना, तो आखिर में एनेक्चर्स होती हैं। शेड्यूल 1 रेट्स, शेड्यूल 2 एग्जेम्पशंस, शेड्यूल 3 डेप्रिसिएशन रेट्स, ऐसे उसका, इसको आखिर में एक जगह जमा किया है, ताकि जब भी जरूरत हो फौरी पहुंच जाए, ढूंढते ना फिरे कहां लिखा है, कहां लिखा है। इसीलिए शेड्यूल्स गिवन होते हैं आखिर में। आगे बढ़ो। As the case may be on what? Every person who is what? अब ये सब चीजें, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये दोबारा रिपीट होगा। ये भी मैं हटा नहीं रहा, आएगा। मगर जो आपने देखा उसका सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन 4 का टाइटल क्या है? टैक्स ऑन। और इसकी नस्ल क्या है? चार्जिंग सेक्शन। शाबाश, चार्जिंग सेक्शन है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया। आगे आ जाओ। अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या है भाईजान?
मशीनरी। मशीनरी का मतलब क्या? प्रोसीजरल। मशीनरी का मतलब क्या? प्रोसीजरल। यानी वो सेक्शंस जो प्रोसीजर बताते हैं। फिर किस चीज का प्रोसीजर? उस टैक्स को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर, उस टैक्स को कलेक्ट करने का प्रोसीजर, उस टैक्स को रिपोर्ट करने का प्रोसीजर, और डिस्प्यूट्स आ जाएं तो उसको हल करने का प्रोसीजर, यानी एवरीथिंग एल्स। यानी इंटायर ऑर्डिनेंस अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? मशीनरी होता है, प्रोसीजरल होता है। सिर्फ एक सेक्शन या सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 तक के सेक्शन चार्जिंग है, बाकी सारा ऑर्डिनेंस क्या है? क्योंकि वो मशीन क्रिएट करता है, मशीन का स्ट्रक्चर बनाता है। इनकम टैक्स की मशीन, टैक्स की मशीन कैसे ऑपरेट करती है, मशीन सारे पार्ट्स उसके बता के उसकी फंक्शनिंग इंश्योर करता है। अब एक सेकंड रुकना बेटा। वो सेक्शन जो द सेक्शन दैट क्या इंपोजेस टैक्स क्या कहलाता है? और प्रोसीजरल सेक्शन द सेक्शंस दैट ले डाउन क्या? द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन, कलेक्शन, रिकवरी ऑफ द टैक्स एंड अदर एंसिलरी मैटर्स। वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? ये वाले जुमले लिख लो पहले। लिखो चार्जिंग सेक्शन किसे कहा जाता है और मशीनरी सेक्शन के लिए क्या कहा जाता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले इसको लिख लो बेटा, ऑनलाइन लिखो भाई। ये वाला पार्ट डेफिनेशन का, कॉन्सेप्ट का, इसको लिख लो। लिख लिया? ऑनलाइन बेटा जीशान, समीर, आयशा, वहीद, सवेरा, सारे बच्चे बेटा बताएं कंफर्म कर लिखा आपने? कंफर्म करो बेटा जल्दी जल्दी। आप लिख रहे हो? लिख लिया? शाबाश। हाँ बेटा, किसी का सवाल था, अब पूछो। हो गया? अदर एंसिलरी मैटर्स का मतलब होता है कोई और रिलेटेड। मसलन रिपोर्टिंग करने के लिए एक फॉर्म जमा करेंगे सालाना, उस फॉर्म का नाम होगा रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम। उसके कितने पार्ट्स होंगे, ये एंसिलरी मैटर्स, तफसील, बाकी तफसील, राइट। अरे बेटा अब आ जाए, सारे टैक्स से रिलेटेड होंगे। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो स्लाइड है ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए टैक्स, ऊपर क्या लिखा है? प्री रेक्विजिट्स ऑफ क्या? अगर टैक्स लगाना है तो ये बातें जरूरी हैं होना, वरना टैक्स नहीं लग सकेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट और बुनियादी कॉन्सेप्ट है टैक्स बेस का। टैक्स बेस का मतलब है किस चीज को टैक्स किया जा रहा है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और आपको याद है मैंने कल आपसे कहा था कि आप मुझे अपना भाई समझते हो, दोस्त समझते हो। टीचर छोड़ दो, टीचर नहीं हूं, दोस्त हूं, भाई हूं, ठीक है। इस प्रोफेशन में आपसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं, थोड़ा सा, ओके। तो पहले आ गया हूं, आप बाद में आ गए हो, तो हम बराबर हैं, दोस्त हैं, दोस्त बन के सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको, आपने मुझे हक दिया था, कल मैं आपको लानत भेज सकता हूँ, शक्ल पे लानत। तो अगर गलत जवाब दिया ना तो शक्ल पे लानत होगा, कुछ चीज उठा के भी मार सकता हूँ। तो सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि एक्यूरेसी डे 1 से बरकरार रखेंगे हम, ठीक है। इधर की बात उधर, एक सेक्शन की बात दूसरे सेक्शन में नहीं होगी, जो जिसका ताल्लुक जिससे उसी से बात करेंगे। अगर तुम्हें ये बात समझनी है ऑनलाइन वालों, ये किस्सा सुनो, गांव के लोग जो है ना उनको पता होगा।
हर गांव में, हर टिपिकल गांव में पाकिस्तान के एक खातून होती है। खातून तो जगह होती है मगर ये मखसूस खातून है। इसकी निशानी क्या है? इस आंटी के हर सेक्शन में जब भी मैंने पढ़ाया है, एक किस्सा सुनाया है, बच्चों ने अलग अलग नाम रखा है। तो आप भी कोई नाम रख लेना इस आंटी का। और क्यों रखना नाम? क्योंकि ये आंटी सब में पाई जाती है, तुम सबकी रूह में वो मौजूद है आंटी, ठीक है। इसीलिए उसका नाम रखना जरूरी है, क्योंकि हमने उसको मारना है, अपने से निकालना है, ठीक है। अब ये क्या करती है आंटी? सुबह को सफेद बुर्का पहनती है। सफेद बुर्का नहीं होता जो खेमे की तरह होता है, सफेद बुर्का गांव में पहनते हैं, वो सफेद बुर्का पहनती है, मगर शक्ल फिर भी नजर आ रही होती है। घर के साथ वाले घर में जाती है, चाय सुबह की वहां पीती है। उसके बाद वो गपशप लगाएगी, उससे आगे वाले घर में जाएगी तो पिछले घर की सारी बातें वहां बताएगी कि आप लोगों के ये बुराई कर रहे थे, ये बुराई कर रहे थे। फिर उसके अगले घर में जाती है, ये राउंड चलाती है, और जैसे ही घर वापस पहुंचती है तो पूरे गांव में आग लग चुकी होती है। उसका रोज का मामूल क्या होता है? एक घर की बात दूसरे घर में पहुंचाना। तो ये जो खातून है ना, ये सब टेक्स्ट के स्टूडेंट्स में पाई जाती है, क्योंकि वो एक जगह की बात दूसरी जगह करते। सर वहां जो लिखा था, लानत तेरे, वो तो वहां लिखा था क्योंकि उसी जगह के लिए। ये कानून है या क्या है? तो गांव के खातून नहीं बनने दूंगा, इसीलिए मैं आइडेंटिफाई करूंगा तुम लोगों में वो गांव के खातून। तो इसीलिए याद रखना, वी हैव टू बी एक्यूरेट। हम नियत करते हैं कि एक्स में एक्यूरेट रहेंगे। ये नियत तुमने करनी है, रोज एक्यूरेट रहेंगे तो पेपर पास होगा। तो उस एक्यूरेसी के लिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। पहली चीज क्या है? टेक्स्ट बेस। टेक्स्ट बेस किसे कहते हैं? किस चीज को टेक्स्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? टेक्स्ट बेस। फिर टेक्स्ट बेस के बाद एक अमाउंट होता है जिसको टेक्स्ट किया गया है। मैं बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, लिंक करूंगा चार्जिंग सेक्शन से भी, देखना। और फिर बताया जाता है, अब ये तीन चीजें होंगी तो टैक्स लग पाएगा, वरना टैक्स लग ही नहीं सकता। बताओ टैक्स बेस किस चीज पे टैक्स लगा? आपने अभी पढ़ा तो था, मगर किसी ने बेस आइडेंटिफाई नहीं किया था। अब मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा तुमसे कि किसे टैक्स किया गया है, किससे टैक्स किया गया है। हु सेड इनकम? रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। टैक्सेबल इनकम क्या है? रुको जरा मैं बताता हूं, ये देखो, इंटरेस्टिंग। आपको मैं दिखाऊं ये कहां लिखा है? आ जाओ वापस पिछली स्लाइड पे जाओ। ये देखो भाई, इस स्लाइड में ये वाला पार्ट देखो, जो यहां जब आए थे आप। देखो भाई, अब गौर से देखो इसको, दोबारा गौर से देखो। इम्पोज वर्ब है, इम्पोज वर्ब है ना। ऑन के बाद क्या लिखा है? इम्पोज्ड। इम्पोज है कहीं पे? ढूंढो, है कौन सी लाइन में इम्पोज लिखा है? फर्स्ट, फर्स्ट। ये देखो भाई ऑनलाइन वालों, क्या लिखा है? इम्पोज्ड। तो किस पे है? यहां लिखा है ऑन, और आगे क्या लिखा है? तो टैक्स किस पे लगा? पर्सन पे, इनकम पे नहीं, पर्सन पे। तो व्हाट इज द टैक्स बेस? पर्सन। टैक्स बेस इनकम टैक्स का क्या है बेटा? टैक्स बेस बताओ क्या है? टैक्स बेस, टैक्स बेस है पर्सन। अमाउंट क्या है? अमाउंट टैक्सेबल इनकम है। और रेट क्या है? कहां गिवन होगा? फर्स्ट शेड्यूल में। किस शेड्यूल में? ओके। अब मुझे एक बात बताएं, टैक्स लगाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? कौन सी? बेस, अमाउंट और रेट। तीनों इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन में गिवन है कि नहीं है? हैं। इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन ने क्या कहा? किस पे टैक्स होगा, उसके किस चीज को टैक्स किया जाएगा? अमाउंट को। और फिर तीसरा क्या बताया कि रेट देखने हैं तो कहां जाओ? ठीक है बेटा, मैं दोबारा वही स्लाइड दिखाने जा रहा हूं जो पहले आपने देखी हुई है। ये सेम स्लाइड है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मगर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक सेकंड रुक के रिकनेक्ट करता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले मुझे एक बात बताएं आप, डेफिनेशन जो हमने कल बताई थी जनरल डेफिनेशन थी, लीगल डेफिनेशन नहीं थी टैक्स की। उसमें कितने फीचर थे? 5। इसको कलेक्ट करते हैं, याद करते हैं, क्विकली बताओ। 1 कंपल्सरी फाइनेंशियल, 2 imposed on 3, 4, 5। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है। फिर मैं आज आया और कहा सेक्शन कितने किस्म के, कौन से? चार्जिंग सेक्शन। और बताओ चार्जिंग सेक्शन क्या करता है? टैक्स इंपोज करता है। टैक्स इंपोज करते वक्त कितनी बातें बताता है? 3। कौन सी? किस पे टैक्स लगा, कौन सा टैक्स किस पे लगा, किन कंडीशंस के साथ, राइट। दूसरे सेक्शन की टाइप क्या है? मशीनरी। मशीनरी सेक्शन क्या करते हैं? किस चीज का प्रोसीजर? हर चीज का। ये समझ आ रहा है ना? अब आपके सामने जो अगला स्टेप होने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पूरे टैक्स के कोर्स के कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे अब। ओके, सारा कोर्स यहीं से निकलेगा। मैंने देखो जब खुद एज स्टूडेंट टैक्स को पढ़ा तो फिर मुझे ना हजरत अली का वो कोर्स समझ आया कि जिसमें हजरत अली ने फरमाया था कि अगर मैं बिस्मिल्लाह पे तफसीर लिखूं तो 7 ऊंट भर दूं। तो एक छोटा सा जुमला होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मगर उसमें से पूरी दुनिया निकलती है। ये देख रहे हो, 3 लाइनें, 2.5 लाइनें, इससे पूरा टेक्स्ट का कोर्स निकलता है। सब कुछ इसी से निकलेगा। कैसे? अब तुम देखना जरा, ठीक है। सबसे पहले आओ दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? सब्जेक्ट, आगे जाओ, इनकम टैक्स शैल बी, मैंने अंडरलाइन किया है कुछ। ऑलराइट भाई, ऑनलाइन अब अंडरलाइन पे फोकस करना। ईच, राइट, एट द, ये भी अंडरलाइन होता जा रहा है। ऑलराइट, आगे अब कहाँ रेट मिलेंगे? फर्स्ट शेड्यूल में, बस फर्स्ट शेड्यूल। ओके, आगे बढ़ जाओ। एज द केस में बी ऑन, ओके, एवरी पर्सन हु हैज व्हाट, कितने टर्म अंडरलाइन हुए? कितने टर्म अंडरलाइन हुए? कौन से? ओके, अब ये कहते हैं 4 की कॉन्सेप्ट्स। 4 की कॉन्सेप्ट्स किसके? चार्ज ऑफ टैक्स के। ये 4 कोर की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? पर्सन कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या कहलाता है? टैक्सेबल इनकम। तीसरा क्या कहलाता है? टैक्सियर। और चौथा क्या कहलाता है? ये जब एक साथ होंगे तो टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगता। सपोज कर लो कि अगर कोई पर्सन की कैटेगरी में ही ना आए, आप पे इनकम टैक्स है, 50 करोड़ रुपए तेरे पास इनकम है, टैक्स लगा। बंदा कहता है 50 करोड़ रुपए टैक्स है, मैं किससे जान छुड़ाऊं? वो कहता सर मैं तो पर्सन ही नहीं हूं। तो तू क्या है? सर एक दफा स्कूल में ना उस्ताद ने गधा बोला था, मैं गधा बनने के लिए तैयार हूं, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब द थिंग इज के अगर वो पर्सन नहीं है तो टैक्स के निकल जाएगा। अच्छा, पर्सन नहीं है, इनकम तो है मगर टैक्सेबल नहीं है, तभी निकल जाएगा। अच्छा, टैक्स ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, आप सपोज कर लें आपका जैकपॉट निकल गया, जैकपॉट, और तुम भी इतने शहजादे के फेसबुक पे लिख दिया जैकपॉट। अब सारी दुनिया तुम्हें देख रही है, रास्ते से गुजर रहे हो लोग, ये टैक्स वाले भी देख रहे हैं, टैक्स वाले भी देख रहे हैं, कहते यार ये तो इसको इतने पैसे मिल गए, मगर यार मजबूरी ये है, कुछ कर नहीं पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? अभी टैक्स ईयर कंप्लीट, रुक बेटा टैक्स ईयर कंप्लीट होने दे, फिर तेरे पे टैक्स लगाएंगे। क्यों? टैक्स ईयर का कंप्लीट होना जरूरी है। और तुम क्या सोच रहे हो? रुक बेटा टैक्स ईयर कंप्लीट होने से पहले भाग जाऊंगा, ठीक है। और आखिर में क्या है? टैक्स रेट्स, ये भी मौजूद होना जरूरी है। ये क्या कहलाते हैं बेटा? आपका कोर्स ये है, 4 की कॉन्सेप्ट, यहां से निकलेगा कोर्स। अब इसको याद कर लो। चार्ज ऑफ टैक्स में से क्या निकला बेटा? 4 की कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। टैक्स के लिए क्या पता होना चाहिए? पर्सन कौन है, दूसरा क्या पता होना चाहिए? टैक्सेबल इनकम। आपका पता है सवाल क्या बनता है? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस पर्सन। कभी डॉक्टर कैलकुलेशन कराता है?
कभी इंजीनियर की कराता है, कभी फाइनेंस मैनेजर की कराता है, किसी ना किसी पर्सन की टैक्स कैलकुलेट करवाएगा, मगर सवाल क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो इसकी। ठीक है बेटा, फिर टैक्स ईयर और आखिर में टैक्स रेट्स का होना। क्लियर है भाई, आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके जी बेटा। बेटा ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आप सीखोगे, थोड़ा सा आपको इसके लिए सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है अब। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। अब पहली इन अ वे हमने आज जो फर्स्ट स्टेज होती है टीचिंग और लर्निंग की, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी चला गया हूं सेकेंड स्टेज पे, यानी हम ना स्टेज वाइज कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मैं पहुंचा चुका हूं आपको सेकंड लेयर पे, सेकंड लेवल पे। अब सेकंड लेवल से पहले क्या क्या पढ़ा वो रिकेप कर लो। क्या आप मुझे बता सकते हो दो किस्म के सेक्शन? ओके, चार्जिंग सेक्शन और क्या आप बता सकते हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। बता सकते हो ना 4? नहीं बता सकते तो खुद को लानत दो, मैं क्यों दूं? मतलब सेक्शन 4 तो याद होगा ना मेरी जान। 4 बताओ, 4 में कितने की कॉन्सेप्ट? 4। 4 में 4 कॉन्सेप्ट, कौन से की कॉन्सेप्ट सर जी? पर्सन, यहां तक था ना? ये माइंड मैप बना लो पहले, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब तक की वीडियो गेम की स्टेज 1 लेवल 1 हम जीत चुके हैं। लेवल 1 देखो ना, आज यार देखो मैं बताऊं, टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा भी हुआ है। बच्चे स्मार्ट हो गए, तेज हो गए। ठीक है ना, पहले 15 जो मैट्रिक और इंटर में आके चीजें सीखता था, अब 4 साल के मेरे बच्चे को पता है। वो देख रहा होता है वीडियो गेम, मेरे साथ आता है, पप्पा वीडियो गेम आ जा। अब मैं खेल रहा होता हूँ, अब मैं जब जीत रहा होता हूँ उसने मुझे क्या करना होता है, पप्पा आप तो प्रो बन गए हो, प्रो बोल रहा होता है, प्रो बन गए हो, मैं प्रो बनता हूँ। अब जीतने की मंजिल के करीब मुझसे छीन के कहता देखो जीत गया मैं। अरे यार इतनी तो मैंने आगे मंजिल लेके आया था। तो बेटा ये वो मंजिल है जिसपे तुम्हें आना पड़ेगा ताकि हम अगली लेवल पे जाएं, लेवल 2। लेवल 1 की ये समरी है। सेक्शन कितने किस्म के? 2। कौन से? चार्जिंग और राइट। चार्जिंग सेक्शन कौन सा? 4। उसके की कॉन्सेप्ट कितने? 4। कौन से? पर्सन। अब थोड़ा सा ना लिंक सुन लो बेटा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम बंदे से पूछेंगे कि तू बंदा है कि नहीं है, बंदे का पुत्र है कि नहीं है, फिर आगे बात होगी। पर्सन है। अगला सवाल क्या होगा? टैक्सेबल इनकम है, फिर आगे जाएंगे। साल गुजरा, रेट लगा के कहेंगे कि अब टैक्स लगता है। कनेक्टेड है ना सारे? पहले क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, और उसके पास क्या? साल गुजरे, फिर क्या होगा? रेट। बस खत्म बात। तो मुझे अगर आपको सवाल पूछूं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी बता सकते हो? हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी बता सकते हो? अभी मैंने आपको स्टेट नहीं किया, मगर इतना तो अकल होनी चाहिए ना। ये फार्मूला जो न्यूक्लियर साइंस का है, ये वाला फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट, बताओ भाई, कोई बता सकता है? हाँ यार, हाँ हाँ, बोल 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 बोल। खत्म हो गई बात यार, ये तो फार्मूला है। टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाएंगे, लायबिलिटी आ जाएगी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो, उस पर टैक्स रेट लगाओ। टैक्स रेट कहाँ होंगे सर जी? खोलो बुक, एग्जाम में कहां से पता चलेंगे? पेपर के एंड पे। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट्स। एग्जामिनर ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई अटेम्प्ट नहीं गुजरा जिसमें रेट ना दिए हों। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे बैच में कोई ऐसा बेड लक बंदा नहीं है जिसकी वजह से ये कहे रेट भी याद कर लो। कभी कभी होता है ना कुछ ऐसे बेड लक बच्चे के, जब हमारी बारी होती है सब मुश्किल। आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ था। एक हमारा बैचमेट था, जिस ट्रेन में चढ़ते थे खराब। सुन लो बस, जहां जाएंगे उसकी वजह से, तो हमने फिर उसको ना बगैर बताए उसको साथ लेना छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसी बेड लक तो है नहीं इंशाल्लाह। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? अब हमारा लेक्चर शुरू हो गया है। क्या? इनकम टैक्स में बंदा कौन है? व्हाट इज पर्सन? ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 दीवारी है इनकम टैक्स की, 4 दीवारी। कितनी दीवारें? 4। कौन सी? अब पहली दीवार बना रहे हैं, फिर दूसरी दीवार बनाएंगे, फिर तीसरी दीवार बनाएंगे,
फिर चौथी दीवार बनाएंगे, हो गया कोर्स। तो पहली दीवार बन रही है, कैसे? हम क्या सीख रहे हैं? पर्सन किसे कहते हैं। भाईजान पर्सन से पढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि ये जरा न्यूज तो देखो, ये क्या लिखा है? ब्लेकी है। और ये ब्लैक कौन है? बिल्ली। और ये मैंने अपनी तरफ से, ऊपर देखो मैंने गूगल में सर्च किया था, क्या लिखा था मैंने? रिचेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। और ये मजाक नहीं कर, लिख लो, जाओ देखो ब्लेकी। ये क्या था? अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द रिचेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड वाज ब्लेकी, हु इनहेरिटेड कितना? 13 मिलियन। यार ये हमें अगर उस वक्त पता हो जाता है ना, हम बिल्ली को चुरा के आते, पाकिस्तान में लाते इसको। मुझे बात बताओ भाईजान, क्या तुम्हें वही ख्याल आ रहा है जो मुझे आ रहा है? बताओ क्या करें? करें इसको टैक्स? नहीं, तुम क्या सोच रहा था? कुछ और सोच रहा था क्या? बेटा देखें, अब अगर आपको पता चले कि कोई एनिमल है और उसके पास ऐसे हो, हमारे पास ना हो, तो क्या सोचेंगे? क्या एक केट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, क्या एक बिल्ली या कुत्ता या गधा, क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसको पर्सन मानता है कि नहीं मानता? तो पढ़ा कहाँ है तुम लोगों ने? लानो शको यार, यही तो सिखाना था जल्दी में। नहीं सर, कहाँ? किसने किसने कहा है? लिखा कहाँ है? अभी पढ़ा नहीं है? नहीं सर, रुको जरा सब्र करो, मैं तुझे भेजता हूँ ना जरा चंदा बांटने के लिए। ये ले चंदा कर। ना सर, कर चंदा कलेक्ट दाता दरबार के लिए। लाहौर जब मैं जाता हूँ, मैं दाता नगरी का जैसे होता है ना वो दाता दरबार या दाता साहब या उनकी शफुल महजूब जिंदगी में पढ़ना कभी। ये अल्लाह के वो लोग हैं, वो जिन्होंने जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फी थी। आपको नहीं पता ये कितने बड़े लोग थे। ये बहुत बहुत बड़े लोग थे। बड़े लोग ये हैं, और इन्होंने जिस जगह पे पांव रखा उस खाक के बराबर भी नहीं हम। तो दाता नगरी को जरूर जाता हूँ, कभी लाहौर जाता हूँ तो जरूर कोशिश करता हूँ कि वहां जाया जाए। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के प्यारे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं लोग इतनी सदियों बाद उनके पास अभी भी सलाम करने जाते हैं, उन पे दुआ कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ मांगना, मांगते अल्लाह से, ठीक है ना, मांगते अल्लाह से। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारी इनके लिए इज्जत है, अदब है, एहतराम है, ठीक है। मगर मैं जब भी जाता हूँ दादा दरबार, ये बाहर रखा होता है, क्या लिखा है? नजराना अपने हाथ से कैश बॉक्स में डालें। भाईजान अब मेरी बात सुनो, मैं तो टैक्स वाला हूं ना, तो मैं नजराना डाल में अंदर अंदर गिनने की कोशिश करता हूँ कितने पैसे हैं। सपोज कर लो मुझे एस्टीमेट टैक्स वाला, अकाउंटेंट टैक्स, ये सारे एक जैसे होते हैं ना, पैसा दूसरों का गिनते हैं अपना नहीं। और मुझे अगर अंदाजा हो गया दाता साहब की इतनी इनकम, सोचो जरा यार, सोचो कितने सालों तक कमाई है दाता साहब ने, मगर टैक्स तो नहीं दिया, टैक्स तो नहीं दिया। भाईजान दाता साहब को नोटिस दे। हाँ, दादा साहब को नोटिस दे, जाके टैक्स ऑफिस में जाके फौरी से अपने असिस्टेंट को बुलाएं, इधर आ, एक टैक्स एवेडर पकड़ा है, टैक्स नहीं दे रहा। सर बताए नाम? दाता अली हजवेरी। बताओ, यहां पैसे हैं, इनकम है, इनकम तो है ना, कोई और दे रहा है ना। पर्सन कौन है? पर्सन कौन है? बताओ। श्राइन्स, ये दाता साहब नहीं है, ये श्राइन है, उसकी मेंटेनेंस है। हमारे मुल्क में श्राइन को क्या पर्सन बनाया गया? नहीं बनाया गया। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें वो अपने अपने श्राइन्स को, जो होते हैं ना वहां के बुत होते हैं, उन्होंने उसको पर्सन बनाया हुआ है। वहां का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने बुतों को भी नहीं छोड़ता। नहीं, उन्होंने उसको पर्सन बनाया हुआ है ताकि उसमें भी टैक्स लगे।
तो मुझे बताओ ये टैक्स लग सकता है नहीं लग सकता? इसका सवाल का जवाब डिपेंड कर रहा है किस पे, कि श्राइन पर्सन है या नहीं। आगे बढ़ो भाई। अब ये सवाल बेटा हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपको एक बात समझा सकूं कि इनकम टैक्स में पर्सन किसे कहा जाता है। अब जरा तवज्जो से ये देखो, जरा ये जो चीजें आ रही हैं तवज्जो से देखो, कितने गिनो पहले। एक पर्सन कितने, इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक पर्सन है 7। कौन कौन से? इंडिविजुअल, दूसरा एओपी, ये समझेंगे सबको। तीसरा, फिर उसके बाद और आखिर में पब्लिक, इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इसका एब्रीविएशन बनता है पीओ। पीते रहो, समझ तो गए होंगे, ठीक है। ओके बेटा, पहला पर्सन कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहते हैं मेरे बच्चों ह्यूमन बीइंग को, नेचुरल पर्सन को। आर्टिफिशियल पर्सन यहां कवर्ड नहीं है। ह्यूमन बीइंग को, नेचुरल पर्सन को। समीर बहुत अच्छा सवाल किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं है वो बता रहा हूं। और इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिजनेस लॉ पढ़ा है या पढ़ रहे हो? माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, नहीं है। अब अगला सवाल सुनना, माइनर इनकम कमा सकता है? कोई एग्जाम्पल है? सारे यूट्यूबर, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर देख रहे हो। अब सवाल ये है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्या माइनर चाइल्ड इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर इंडिविजुअल लिखा है ना, टेक्स्ट में पर्सन है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में बोले तो नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग। तो क्या ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या यार? आता है। इसका मतलब है कि यहां पहले हमें समझना होगा कि माइनर चाइल्ड कहते किसको है। माइनर इनकम टैक्स लॉ में कहते हैं जो 18 ईयर से, तो क्या 18 ईयर से पहले वो इंसान नहीं होता क्या? इंसान का बच्चा नहीं है, इंसान है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माइनर भी इंडिविजुअल में कवर होता है। इसलिए मैंने टिक मारा, यस ये शामिल होता है। पागल, क्या एक पागल यानी लीगली पागल, जिसको पागल वो नहीं जो हम एक दूसरे को बोलते पागल है, वो पागल नहीं, जो हकीकत में कोर्ट ऑफ लॉ ने डिक्लेयर कर दिया पागल, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मगर टैक्स में नहीं लगता, माफी, बिल्कुल माफी। सोच जरा बेटा, इनकम टैक्स ऐसा कानून है जो पागलों को तो छोड़, इनकम टैक्स दुनिया का वाहिद लॉ है जो इलीगल इनकम को भी नहीं छोड़ता। इलीगल इनकम भी होगी ना, उसको टैक्स, दुनिया का वाहिद लॉ है जिसमें लीगल ऑब्जेक्टिव होना, लीगल होना जरूरी नहीं है। तुम्हें मैं एक बताता हूं बात। अमेरिका में 1930s में 1930s में 30s का जो जमाना था वो गैंगस्टर का जमाना था, गैंगस्टर्स। तो एक ऐसा गैंगस्टर था जिसका नाम था अल कपून। अल कपून ऐसा गैंगस्टर था कि अपने खिलाफ किसी भी बंदे को गवाही देने के लिए कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देता था, इंडियन मूवीज की तरह पहले ही मार देता था। तो पूरे सिस्टम को पता था कि अल कपून क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, मगर पुलिस उसके खिलाफ केस नहीं बना पाती थी। क्यों नहीं केस बना पाती थी? वो मार दिया जाता था। अल कपून को अमेरिकन गवर्नमेंट ने टैक्स वायलेशन में अरेस्ट किया। ये टैक्स एवेड करता है। अब टैक्स एवेड करने के लिए उनको पकड़ना था उसका अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के जरिए पकड़ी किताबें, बुक्स। कौन सी बुक्स? नॉवेल्स नहीं, कौन सी बुक्स?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनके हाथ लग गई अल कपून की इलीगल धंधे की किताबें, इलीगल मनी रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने कोर्ट में वो इलीगल मनी पेश की, कहा ये देखें इनकम है मगर ये बंदा टैक्स, और उन्होंने कहा अच्छा टैक्स इवेडर है, जेल में डाल दिया। इलीगल इनकम को साबित करने के लिए बंदा या एविडेंस चाहिए, उसको मार देगा। बुक्स को मार के दिखाओ अपने। इलीगल इनकम पे भी टैक्स है, ये कहता है पागलों पे टैक्स नहीं है। भाईजान अगर ऐसा होता ना तो सब बिजनेसमैन पागल हो जाते और कोर्ट्स में जा जाके खुद को डिक्लेयर करवा देते, इस केस डिक्लेयर करो हम पागल हैं। ठीक है, आगे जाओ भाई। ये टैक्स ईयर लिखा है बेटा, सेक्शन लिखा है, सेक्शन 2, ये डेफिनेशन लिखी है, कहां मौजूद है? ये है एंड ऑफ अ टैक्स ईयर, टीवाई मींस टैक्स ईयर, आगे छोड़ दो, ये सेक्शन 2 ब्रैकेट 33 छोड़ दो, टैक्स ईयर है। डेड बॉडी किसी भी लॉ में पर्सन नहीं होता। अ पर्सन हु इज पास्ड अवे इज नो लॉन्गर अ लीगल पर्सन, वो इंडिविजुअल में काउंट नहीं होता। तो इस वजह से श्राइन से, श्राइन जो होता है वो उसको तो कंसिडर कर सकते हैं, डेड बॉडी को नहीं कर सकते। तो पहला बंदा कौन था? रेफरेंस को भी करे बेटा, सेक्शन 2 ब्रैकेट 3 को छोड़ दें। पहला बंदा कौन निकला? नो, यहां अब स्लाइड में देखो, पहला बंदा कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसको कहते हैं बेटा? जी, कानून में, हमारे लॉ में किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप डेड बंदे के नाम पे नहीं हो सकती, उसके सारे लीगल राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके नाम पे बिजनेस नहीं हो सकता, उसके लीगल एयर्स के पास चला जाएगा। द मोमेंट अ पर्सन पासेस अवे, वो नो लॉन्गर पर्सन, उसके लीगल राइट्स खत्म हो जाते हैं, वो आगे पास ऑन हो जाते हैं लीगल एयर्स पे। ठीक है बेटा, दूसरा बंदा कौन? कौन? एओपी बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लिख लो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये आगे आपके सामने लिखना है, देख लिख लो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके इनकम कमाएंगे, मगर लफ्ज जो लिखा है वो पर्संस लिखा है, इंडिविजुअल नहीं लिखा। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इस वजह से अगर एक तरफ इंडिविजुअल हो और उसके साथ दूसरा इंडिविजुअल मिलके ज्वाइंटली बिजनेस या इनकम कमाए तो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनती है। मगर अगर एक इंडिविजुअल के साथ कोई कंपनी मिलके इनकम कमाए तो भी एओपी बनती है। यहां तक के दो कंपनीज मिलके या गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करें तो भी, तो 7 पर्सन से, सातों में से कोई भी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये मिसाल सुने भाई, मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पर्सन हैं, इन्होंने क्या किया, एक दुकान खोली, धंधा, कौन सा? दी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके सालाना रेवेन्यूज या इनकम है 10 मिलियन। ये 10 मिलियन किसने कमाए? ए ने या बी ने या दोनों ने? दोनों ने। और हुआ ये कि ए के पास और बी के पास एक और धंधा था अपना अपना। ए के पास 2 मिलियन और बी के पास 15 मिलियन, वहां से भी आए। कहां से आए? दी इलेक्ट्रॉनिक से नहीं, और से। मेरा सवाल यह है कि तुम्हारे सामने बनी हुई एग्जाम्पल में कितने आदमी हैं, कितने पर्सन्स हैं? 2। लानत तेरी शक्ल पे, तूने समझ? अभी तो मैंने पढ़ाया एओपी का कॉन्सेप्ट, ये देखो जरा, ये देखो बेटा, एओपी तो है भाई। मिस्टर ए इज अकेला बंदा, इंडिविजुअल टू द एक्सटेंट ऑफ 2 मिलियन, वो अकेला है।
टू द एक्सटेंट ऑफ 2 मिलियन वो काउंट होगा एज क्या, एज इंडिविजुअल, क्योंकि वो 2 मिलियन की इनकम उसने अकेले कमाई है। और मिस्टर बी 15 मिलियन की हद तक एज इंडिविजुअल होगा क्योंकि वो इनकम उसने, मगर मेरे बच्चों 10 मिलियन की हद तक दोनों मिलके एक तीसरा बंदा बना रहे हैं। और तीसरा बंदा कौन सा है? ये है एओपी, ये है एओपी। एक और मिसाल सुनो, अभी इलेक्शन होने वाले, इसी तरह किसी और जमाने में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें कुछ सर्विसेज चाहिए, उन सर्विसेज के लिए बिडिंग करवाई। तो एक कोरियर कंपनी थी, एक आईटी स्पेशलिस्ट था, दोनों ने मिलकर वो बिड जीत ली और इलेक्शन कमीशन को सर्विस प्रोवाइड की। कोरियर कंपनी कोरियर से भी इनकम कमाती है, वो इंडिविजुअल अपनी सैलरी से भी इनकम कमाता है, मगर मिलके उन्होंने ज्वाइंटली सिर्फ 2 महीने के लिए एक काम मिलके किया, 2 महीने के लिए मिलके काम किया सिर्फ ज्वाइंटली, तो भी 3% मिल गए। वो कंपनी कोरियर की अलग एज कंपनी, मिस्टर ए एज इंडिविजुअल अलग, और वो 2 महीने के लिए क्या बने थे। इसका मतलब एओपी का परमानेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना तवज्जो से। एओपी के लिए बेटा बहुत जरूरी है क्या, गौर से सुनना। ये एक डेफिनेशन है, अभी इसकी टेंशन ना लो। आज हम इस पे बिल्कुल, मैं सिर्फ शो कर रहा हूं, मगर आज इसको पढ़ा नहीं जाएगा, ये किसी और स्टेज की डेफिनेशन है। लॉ ने डिफाइन तो किया है उसको, मगर डेफिनेशन के मुताबिक ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेटा मैं सिर्फ शो कर रहा हूं, किसी और वक्त आप पढ़ोगे, आज नहीं पढ़ोगे। कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किससे कहते हैं, ये सारी चीजें बात की आएंगी, मगर लॉ ने डिफाइन तो किया है, मगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा आपको। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि लॉ ने जो डेफिनेशन दी है वो मुकम्मल नहीं है, इंक्लूड्स के साथ है। और इंक्लूड्स का मतलब होता है कि डिक्शनरी मीनिंग भी ले लो, हमारी मीनिंग भी ले लो। अब डिक्शनरी मीनिंग हमें खुद समझनी होती है, वो समझा रहा हूं पहले मैं तुम्हें, जिसके मुताबिक एओपी 2 या उससे ज्यादा पर्सन्स मिलके बनाते हैं, बशर्ते कि वो ज्वाइंटली इनकम कमा रहे हो। इस हद तक एओपी ये कि अगर वो 2 लोग जो इन्हें बताए थे, मिस्टर ए इंडिविजुअल और वो कोरियर कंपनी जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को सर्विस दी थी, आपको पता है कि उन्होंने मिलके जो बिजनेस शुरू किया उसका नाम क्या रखा? कुछ भी नहीं, नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने दफ्तर कहां बनाया, प्रेमिसेस कहां बनाई, कहीं पे भी नहीं, जरूरत ही नहीं थी। शॉप खोली नहीं, ऑफिस खोला नहीं, जरूरत ही थोड़ी थी। उन्होंने खुद को कहां रजिस्टर करवाया, किसी जगह गए रजिस्टर कराने? बिल्कुल भी नहीं, क्या जरूरत है। इसका मतलब है फॉर एओपी नाम होना भी जरूरी नहीं है, परमानेंट होना भी जरूरी नहीं है, बिजनेस प्रेमिसेस होना भी जरूरी, किसी जगह रजिस्टर होना भी जरूरी। तो जरूरी क्या है? नहीं, नहीं। अगर एओपी का राज समझना चाहते हो तो ये लफ्ज लिख लो कि एओपी कब बनती है। एओपी बनती है जब ये काम होता है, ज्वाइंट अर्निंग ऑफ इनकम। ये है वो बुनियादी चीज जो एओपी को क्रिएट करती है। पिछले एग्जाम्पल पे वापस जाता हूं, मिस्टर ए ने अकेले कितने कमाया? 2 मिलियन। मिस्टर बी ने अकेले कितने कमाया? 15 मिलियन। मगर दोनों ने मिलके कितना कमाया? 10 मिलियन। तो 10 मिलियन को कैसे कमाया गया? ज्वाइंटली कमाया गया, तो टैक्स भी ज्वाइंटली होगा। तो जो इनकम ज्वाइंटली कमाई जाती है उसे ज्वाइंट टैक्स किया जाता है। रजिस्टर का मतलब था आईकेप के पास रजिस्ट्रेशन, एससीसीपी के पास रजिस्ट्रेशन, स्टेट बैंक के पास रजिस्ट्रेशन। इसकी जरूरत नहीं है, एफबीआर के पास तो है। एफबीआर ने तो इसीलिए उनको पर्सन बनाया, बंदा बनाया, ताकि वो रजिस्टर करे। तो एओपी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ज्वाइंट अर्निंग ऑफ इनकम। जहां पे भी इनकम ज्वाइंटली कमाई जाएगी, टैक्स ज्वाइंटली होगी। रुकना और मेरे जुमले सुनना बेटा। जो इनकम कैसे कमाई जाती है? ज्वाइंटली कमाई जाती है, टैक्स कैसे होगी? ज्वाइंटली होगी। जो इनकम क्या होगी बेटा?
ज्वाइंटली कमाई जाएगी, टैक्स केस होगी। अब टैक्स करने के लिए प्री कंडीशंस कितनी थी, कौन सी? रुक जाओ, क्या होना? पर्सन होना। तो ज्वाइंट इनकम को टैक्स करने के लिए पर्सन की जरूरत थी। लॉ ने कौन सा पर्सन क्रिएट कर दिया? एओपी। एओपी क्यों क्रिएट किया उसने? ताकि ज्वाइंट इनकम को ज्वाइंट टैक्स किया जा सके। तो पार्टनरशिप इज एन एग्जांपल ऑफ एओपी। पार्टनरशिप इज एन एग्जांपल ऑफ एओपी। हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते, टैक्स में क्या बोलते हैं? एओपी। एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन पर्सन के लिए क्या नाम होना जरूरी है? दुकान होना जरूरी है, परमानेंट होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या जरूरी है? ज्वाइंट अर्निंग ऑफ इनकम। जो इनकम ज्वाइंटली कमाई जाएगी वो इनकम ज्वाइंटली टैक्स होगी, और टैक्स करने के लिए पर्सन चाहिए। तो कौन सा पर्सन क्रिएट हुआ? बेटा बस आखिरी पॉइंट है, हम पहुंच गए, आज एंड होगी लेक्चर की। 2%, आपका कोर्स इन 2% तक है। आपके न्यूमेरिकल इन 2 पे ही बनते हैं, बाकियों पे नहीं बनते, बाकी फाइनल का कोर्स है। तो पहला पर्सन कौन, दूसरा पर्सन कौन, तीसरा कौन? अब कंपनी की डेफिनेशन आज नहीं, किसी और वक्त पढ़ी जाएगी, क्योंकि आज रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम फाउंडेशंस पे हैं। फाउंडेशन के वक्त हर एक डेफिनेशन पढ़ के बोर नहीं करूंगा। इस वक्त डेफिनेशन थोड़ी पढ़ेंगे, मैं फाउंडेशन बना रहा हूं तुम्हारी। तो कंपनी किसी और वक्त पढ़ी जाएगी। क्या होती है कंपनी? कंपनी में कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन को 11 एंटिटीज को हुआ। किसी ने सवाल पूछा था, सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ है? टैक्स में वो कंपनी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स में कंपनी है। अब पूछो उसको कंपनी क्यों बनाया? क्योंकि उसको टैक्स कंपनी के मेथड से करना चाहता है। कंपनी के मेथड से उसको टैक्स करना चाहता है। जब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे टैक्स लगे, अव्वल तो उस पर टैक्स नहीं है, मगर कभी कभी लग सकता है, लगेगा तो कंपनी मेथड से टैक्स लगेगा, यानी हायर रेट पे। कंपनी के मेथड का मतलब ज्यादा टैक्स, तभी उसको कंपनी बनाया। हाँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट है, बजाते खुद वो अलग पर्सन है, मगर गवर्नमेंट की कंपनीज सारी इसमें आती हैं। पीएसओ इसमें आती है, पीआईए अगर कमाती तो यहाँ नहीं, कंपनी फेडरल गवर्नमेंट की हो फिर भी इधर है। हाँ, ओके। तो गवर्नमेंट की कंपनीज भी कंपनी है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो है ही कंपनी। देखिए, टैक्स ने अपने लिए क्लासिफिकेशन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर किसी प्रोविंस का बोलेगा मैं सीईओ हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा मैं सीएफओ हूं। भाई वो तुम्हें अलग इस मकसद के लिए नहीं किया गया। दोबारा सुनना बेटा, नंबर 1 क्या है? इंडिविजुअल। नंबर 2 क्या है? नंबर 3 क्या है? नंबर 4 क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अलग से पर्सन बनाया गया है। उसके बाद क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट। बाकी गवर्नमेंट्स आती है ना, यहाँ पे लोग आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, इसलिए पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब है एम्बेसीज। एम्बेसी सब डिवीजन, पॉलिटिकल सब डिवीजन किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा। तो एम्बेसीज, यूएस एम्बेसी है यहाँ पे, अमेरिकन एम्बेसी, चाइनीज है, ये पॉलिटिकल सब डिवीजन है उसकी। और आखिर में क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएन वगैरह। अब एक बात थोड़ी तवज्जो से सुनना बेटा, थोड़ी तवज्जो से, कि इन सब पे टैक्स नहीं है, इन सब पे टैक्स नहीं है, नो टैक्स। इनकी इनकम पे टैक्स नहीं है, फिर भी पर्सन बनाया है। इसलिए नहीं पर्सन बनाया था कि टैक्स लगेगा इन पे, इसलिए पर्सन बनाया था कि इन पे टैक्स की ऑब्लिगेशन रखी जा सके, टैक्स का कोई काम इनसे कराया जा सके। हम इसीलिए टैक्स के कोर्स में जब भी पर्सन की बात करते हैं तो इन 3 का जिक्र आता है बार बार, बाकियों का जिक्र भी नहीं होता, क्योंकि टैक्स इन 3 पे है। टैक्स की 3 स्ट्रीम्स हैं। 3 स्ट्रीम कौन सी? इंडिविजुअल की टैक्सेशन, एओपी की टैक्सेशन और कंपनी की टैक्सेशन। बाकियों का जिक्र नहीं होता क्योंकि उन पे टैक्स नहीं है। सवाल तो अभी भी बाकी है ना, कि सर फिर पर्सन क्यों बनाया? ताकि इनको टैक्स लगाना नहीं है, इनसे टैक्स का काम कराना है। टैक्स का क्या काम कराना है? इन पे टैक्स नहीं है, इनके एम्प्लॉइज पे तो है। रुक जाओ, हाँ इंडिविजुअल में आते हैं ना, इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय हूं, मगर मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं। मेरी इनकम या मेरी सैलरी पे टैक्स है, तो मेरा एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस पर टैक्स नहीं।
मगर मेरी इनकम पे टैक्स है। तो मेरा एम्प्लॉयर पर्सन बनाया गया ताकि मेरी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट कर सके। उसको इसलिए पर्सन बनाया गया ताकि उस पर कोई ऑब्लिगेशन रखी जा सके, उसे काम दिया जा सके। पर्सन बनाएंगे तो काम दिया जा सकेगा ना, पर्सन बनाएंगे तो उसका एग्जिस्टेंस आएगा लॉ में। जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा उसे क्या काम कराओगे? लॉ ने उसको पर्सन माना ताकि उस पर टैक्स का कोई काम किया जा सके। टैक्स का काम क्या है? अपने एम्प्लॉइज से टैक्स डिडक्ट करके जमा कराओ या इस किस्म की और ऑब्लिगेशंस। मगर फिर भी एक बात याद रखो, इनकी अपनी इनकम पे टैक्स नहीं है। तो हम 3 किस्म के टर्म्स बार बार सुनेंगे, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। कंपनी की कंप्यूटेशन हमारे केफ के कोर्स में कंप्यूटेशन सिर्फ है, मगर कंपनी के प्रोसीजरल प्रोविजंस आएंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा कंक्लूड कर लूं, फिर सवाल पूछना। फिर पहली चीज बेटा मुझे बताओ दोबारा, मैं थोड़ा रिकनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आज हमने एक और स्टेज कवर कर दी। अब अगली क्लास में हम एक और स्टेज कवर कर रहे होंगे। स्टेजेस में मैं फाउंडेशन बना बना के आगे लेके जाता हूं, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करूंगा ताकि तुम्हें समझ आए कि किस पाथ से जा रहे हैं। सबसे पहले बुनियादी चीज याद होनी चाहिए, टैक्स किसे कहते हैं। फिर याद होना चाहिए सेक्शन की टाइप्स कितनी है। फिर उस टाइप में से चार्जिंग सेक्शन का नंबर पता होना चाहिए। और फिर उस चार्जिंग सेक्शन के 4 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फिर उस 4 कॉन्सेप्ट में से पर्सन के 7 नंबर पता होने चाहिए। ये सारे कनेक्टेड आपस में। तो आपको ये चीजें समझ आ गई, याद हो जाएंगी। ये वाली स्लाइड भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए कि इन पे, चलो मैं तुम्हें मिसाल देता हूं मौलवी, सुन। इसमें से एक पर्सन उठा ले, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सुनो भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे टैक्स दे? मौलवी साहब ने मजबूर कर दिया, जज्बाती कर दिया, मिसाल देनी पड़ेगी। आज वैसे मैंने एंड करना था पर मिसाल सुनो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टोटल कमाया 100 रुपए। ओके, इनकम टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। किस पे लगाए? खुद पे लगाए, खुद पे। हाँ हाँ लगाए, जिसने बोला है ना लगा, खुद पे लगा। चलो भाई, इनकम टैक्स 10% से फेडरल गवर्नमेंट ने खुद पे लगाया, कितना बन गया? नेट ऑफ टैक्स कितना आ गया? 90। और जो खुद से टैक्स कलेक्ट किया वो भी अपने पास। तो मौलवी बता टैक्स का क्या फायदा यार? यार बता ना, बता। और सरकारी लोग ऐसे हैं कि इस कैलकुलेशन में भी करप्शन करेंगे। स्टार्ट 100 से करेंगे, जब बॉटम पे पहुंचेंगे ना वो पता है 95 होगा। बाकी किधर गए? गुम हो गए। ठीक है, चल बेटा, थैंक यू वेरी मच भाई। चलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर ये कौन सा चैप्टर है? उमर बेटा ये चैप्टर के हवाले से नहीं देखो, ये फाउंडेशन है बेटा। आई के बुक में मैं आपको फिर बाद में जब पहुंचूंगा तो खुद रेफर करूंगा, अभी आप मेरे मटेरियल से जाओगे। ठीक है, और कोई बच्चा? सर ऑलरेडी एज इंडिविजुअल क्लासिफाइड है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्सन? आयशा देखो, वो इसकी वजह ये है कि अगर मैं अकेला बन के काम करूंगा तो तारिक न्यू इंडिविजुअल। आयशा सुन रही हो? मगर अगर सर अहमद के साथ मिलके काम करूंगा तो ARTT, AR अहमद रजा, TT तारिक न्यू, तो क्या बन जाएगा? AOP। तो 2 अलग है ना, मेरी एक जाती इनकम, एक मिल्की इनकम। इसलिए एसोसिएशन बनाइए, अलग अलग बनाइए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? श्राइन्स इंडिविजुअल में फॉल नहीं होते बेटा, नहीं होते। व्हाट अबाउट FBR? बेटा FBR गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो अलग एंटिटी है। ठीक है, और भाई किसी का सवाल था? श्राइन्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेटा। अच्छा सुनो मोहम्मद अली, बेटा श्राइन्स बेसिकली, श्राइन्स की जो बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मुल्क में इन श्राइन्स को एज ऑर्गेनाइजेशन कोई रजिस्टर नहीं किया जाता। ये गवर्नमेंट के औकाफ, औकाफ डिपार्टमेंट है, एक औकाफ डिपार्टमेंट, उसमें आते हैं। गवर्नमेंट इनको चला रही होती है, तो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बेटा नहीं होती अली। ठीक है, औकाफ का डिपार्टमेंट होता है। तुम कभी वो डिब्बे पे भी देखोगे ना, लिखा होता है क्या? महकमा औकाफ। सही है बेटा? हाँ सर वो अभी तक टैक्स पेमेंट प्रोविजंस है, क्या है? प्रोविजंस मतलब जो सिलेबस को चेंज वगैरह। हाँ है, सारा सारा कोर्स चेंज हो जाता है। आपने आपने लास्ट टाइम दिया था तो फिर बताऊंगा।